गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज टॉपिक चल रहा है बच्चों हमारा आधुनिक भारत के इतिहास में मुस्लिम सांप्रदायिकता क्या होती है। आधुनिक भारत के इतिहास में मुस्लिम सांप्रदायिकता का इतिहास को हम पढ़ने जा रहे हैं। मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में जो एकता और जो उनका समन्वय होता है, जो उनमें जो प्रेम होता है, वो प्रेम में एक समय ऐसा आता है कि वो प्रेम जो है वो अलगाव में बदल जाता है, वो प्रेम बिखर जाता है, विखंडित हो जाता है। उसी इतिहास को आगे कालांतर में देखा जाए तो कालांतर में मुस्लिमों के इसी रवैये से भारत के अंदर एक नए प्रदेश का जन्म होता है और वो भारत से अलग होकर वो मुसलमानों का एक पाकिस्तान बनता है। और उसी पाकिस्तान की और उसी सांप्रदायिकता की चर्चा करने हम जा रहे हैं। तो सांप्रदायिकता क्या होता है, सांप्रदायिकता के कारण क्या है, यहाँ आपका क्वेश्चन क्या रहेगा। क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे मुस्लिम सांप्रदायिकता। मुस्लिम सांप्रदायिकता पर लेख लिखो। लेख लिखो। सबसे पहले मुस्लिम सांप्रदायिकता में अगर देखा जाए तो बच्चों आपने नाम सुना होगा सर सैयद अहमद खान का। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के लिए जो कार्य किया था उसी प्रकार ये कार्य होता है जिस प्रकार राजा राम मोहन राय ने धर्म सुधार आंदोलन के अंदर भारत में फैली हुई सामाजिक बुराइयों, अंधविश्वास है, जाति प्रथा, ऊंच नीच की भावना है, असमानता की भावना है, उन सब पर जो काम किया था राजा राम मोहन राय ने, उसी प्रकार यहाँ पे सर सैयद अहमद खान ने भी मुसलमानों के राजनीतिक सुधार, सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार और सांस्कृतिक सुधार करने के लिए जो कार्य किया गया वो सर सैयद अहमद खान थे, जिन्होंने मुसलमानों जो पिछड़े हुए क्षेत्र से थे मुसलमानों को एजुकेशन क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाले कौन थे, ये सर सैयद अहमद खान होते हैं। यहाँ सर सैयद अहमद खान का अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे मुस्लिम सुधार आंदोलन में इनका योगदान रहता है। सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया था मुसलमानों के लिए। वो कौन सा आंदोलन होता है, वो अलीगढ़ आंदोलन होता है। ये अलीगढ़ कहाँ पर स्थित है, ये भारत के यूपी में स्थित है। यहाँ अलीगढ़ आंदोलन का मतलब होता है कि मुसलमानों का जो राजनीतिक क्षेत्र में, मुसलमानों का जो सामाजिक क्षेत्र में, मुसलमानों का जो आर्थिक क्षेत्र में जो मुसलमान पिछड़ रहे हैं, जो पिछड़ते हुए मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए सर सैयद अहमद खान ने एक आंदोलन चलाया था बच्चों। यही आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये क्या नाम से जाना जाता है, ये अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ आंदोलन का क्या उद्देश्य होता है, अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य होता है मुस्लिम समाज में सुधार करना, मुस्लिमों के राजनीतिक क्षेत्र में सुधार करना। अब हम अलीगढ़ आंदोलन को देखने के बाद सर सैयद अहमद खान ने 1870 ईस्वी के अंदर इन्होंने एक बनारस के अंदर एक समिति बनाई थी। 1870 में बनारस में ये एक समिति का आयोजन करते हैं और ये जो समिति बनाई गई थी ये मुसलमानों के सभी क्षेत्रों में सुधार करने के लिए समिति का आयोजन सर सैयद अहमद खान करते हैं। इस समिति के सचिव ये स्वयं होते हैं। ये कौन है बच्चों, ये सर सैयद अहमद खान है। 1870 से अगर आगे बढ़कर देखा जाए तो यहाँ पे 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ के अंदर एक मुसलमानों के सुधार के लिए और मुसलमानों के सभी क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए यहाँ एक स्कूल बनाया था और
यही स्कूल आगे आगे चलकर एक कॉलेज में बदल जाता है, और यही स्कूल से ये क्या बनता है, ये कॉलेज बनता है, और कॉलेज से आगे बढ़कर ये किस में बदल जाएगा, ये यूनिवर्सिटी में बदल जाता है। ये इस स्कूल की स्थापना करने वाले कौन होते हैं? ये सर सैयद अहमद खां, जो मुस्लिमों के जो सभी क्षेत्र के अंदर जो प्रगति के क्षेत्र में ये आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं, और ये हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक कहने वाले सर सैयद अहमद खां, एक समय ऐसा आता है कि इनकी राजनीति बदल जाती है और धीरे धीरे भारत के अंदर एक पाकिस्तान की मांग उठने लगती है। यहाँ हम सर सैयद अहमद खान के जो हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक समझे जा रहे हैं, ये इनमें सांप्रदायिकता के तत्व धीरे धीरे शामिल होने लगते हैं। यहाँ 1875 ईस्वी में एक स्कूल से ये कॉलेज बना, कॉलेज से ये यूनिवर्सिटीज़ बन जाता है। ये इनके मुस्लिम शिक्षा के क्षेत्र में एक महान उपलब्धि होती है कि एक छोटे से स्कूल से एक बड़ा कॉलेज बना था, और बड़े कॉलेज से ये यूनिवर्सिटीज़ में बदल जाता है, और आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से ये जाना जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसमें पूरा योगदान किसका रहा है? सर सैयद अहमद खान का पूरा योगदान रहता है। अगर हम शिक्षा की बात की जाए, अगर देखा जाए बच्चों एजुकेशन के अंदर, तो शिक्षा में जो माध्यम रखा गया था, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी माध्यम रखा गया था। सर सैयद अहमद खान ये अपने प्रारंभिक समय से ही ये ब्रिटिश के समर्थक रहे थे। अंग्रेज़ों के समर्थन से ही हमें पाकिस्तान प्राप्त हो सकता है। सर सैयद अहमद खान के जो विचार थे राजनीतिक क्षेत्र में, इनके जो विचार थे, ये अंग्रेज़ों से मित्रता रखना चाहते थे, और ये जो भारत की जो कांग्रेस है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति, कांग्रेस के जितने भी जो प्रस्ताव जो ब्रिटिश सरकार में रखे जाते थे, ऐसे प्रस्तावों के अगेंस्ट में थे, और इसी का फ़ायदा अंग्रेज़ लोगों ने उठाया था। अंग्रेज़ तो यही चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान की एकता कभी एक ना हो, आपस में ये लड़ते झगड़ते रहे। ये जो है ब्रिटिश सरकार की फूट डालो राज करो नीति थी। लेकिन यहाँ सर सैयद अहमद खान हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक होते हुए भी मुसलमानों के आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, इनके दिलो दिमाग में ये ऐसा एक तत्व था, दिलो दिमाग में ऐसा तत्व था कि मुसलमान जो है वो संख्या में क्या है बच्चों? मुसलमान संख्या में अल्पसंख्यक है, मुसलमान संख्या में अल्पसंख्यक होते हैं। और सर सैयद अहमद खान भारत जो है उसको, भारत को यानी देश को ऊपर नहीं रखकर और मुसलमानों को ऊपर रखते थे। वो ये उनके दिमाग में ये था कि बहुसंख्यक जो जाति है वो अल्पसंख्यक जाति यानी मुसलमानों का शोषण होगा, मुसलमानों पर अत्याचार होगा, मुसलमान जो है वो अब एजुकेशन में पीछे रहेंगे, मुसलमान सामाजिक क्षेत्र में पीछे रहेंगे, मुसलमान आर्थिक क्षेत्र में पीछे रहेंगे, मुसलमान राजनीतिक क्षेत्र में पीछे रहेंगे। और इन्हीं सभी कारणों से सर सैयद अहमद खान यहाँ पर वो देश को ऊपर रखते थे, देश की राजनीति को ऊपर रखते थे। और देश की राजनीति यानी देश को ऊपर नहीं रखकर वो अपने कौम को, अपने मुसलमानों को वो ऊपर रखना चाहते थे। यहाँ हम सर सैयद अहमद खान के मुस्लिम सुधारों को देखा जा रहा है, जो सांप्रदायिकता का एक कारण के रूप में देखा जाता है, एक पृष्ठभूमि के रूप में देखा जाता है। सर सैयद अहमद खान जो मुस्लिम सुधार आंदोलन से शुरू हुए थे, और प्रारंभिक समय में उन्होंने स्कूल बनाया, स्कूल से ये कॉलेज बना, कॉलेज से यूनिवर्सिटीज़ बना, इन्होंने एक समिति बनाई थी। यहाँ अगर हम देखें एजुकेशन क्षेत्र में देखा जाए तो इन्होंने एजुकेशन के अंदर जो माध्यम रखा वो अंग्रेजी रखा था। क्या रखा था बच्चों? अंग्रेजी माध्यम होता है। और अगर हम आगे देखें
तो इन्होंने दूसरा जो रखा था, वो जो शिक्षा रखी थी वो पाश्चात्य शिक्षा रखी थी, ताकि मुस्लिमों के जो एजुकेशन में सुधार हो, मुस्लिम हिंदुओं के बराबर शिक्षा प्राप्त कर सके। जो हिंदू लोग जो अंग्रेजी स्कूलों के अंदर पढ़ रहे थे, अंग्रेज़ों के जो साहित्य को छानबीन कर रहे थे, और जो विदेशों में जो हलचल चल रही थी, वो सभी चीज़ों को अगर हिंदू लोग जान रहे हैं, तो सर सैयद अहमद ख़ान कह रहे हैं कि मुसलमान वो सभी चीज़ों को क्यों नहीं जान पा रहा है, क्यों मुसलमान आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं, क्यों मुसलमान सामाजिक क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं, क्यों मुसलमान राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं। और इसी कारण से उन्होंने यहाँ अंग्रेजी एजुकेशन का माध्यम क्या रखा बच्चों, एजुकेशन का माध्यम रखा था अंग्रेजी, और अंग्रेजी के साथ साथ पाश्चात्य शिक्षा इन्होंने माध्यम रखा था। अब हम यहाँ देखें तो शिक्षा का माध्यम देखने के साथ साथ उन्होंने अरबी और फ़ारसी को भी एजुकेशन में रखा था। अरबी और फ़ारसी जो था वो कंपलसरी था यहाँ पे। जिस तरह से हमारे यहाँ कोई भी सब्जेक्ट हमें बीए में पढ़ाया जाता है या 12th में पढ़ाया जाते हैं, तो कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी होता है। उसी प्रकार यहाँ एजुकेशन में भी देखा जाए तो कंपलसरी सब्जेक्ट अरबी था और फ़ारसी लैंग्वेज इनका कंपलसरी सब्जेक्ट था। ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या होगा, अंग्रेजी माध्यम होगा। पाश्चात्य शिक्षा, जो शिक्षा अंग्रेज़ों ने जो शिक्षा ग्रहण की थी, जो यूरोप में जो शिक्षा मिल रही थी, जो जर्मनी में जो शिक्षा मिल रही है, और जो फ्रांस में जो शिक्षा मिल रही है, जो यूएसए में जो शिक्षा मिल रही है, यानी पाश्चात्य शिक्षा का भारत पर प्रभाव पड़ना, पाश्चात्य शिक्षा का भारत में पाश्चात्य शिक्षा का जो इफ़ेक्ट हुआ, और उसी पाश्चात्य शिक्षा से हिंदुओं के मन में भारत देश के प्रति एक देश और राष्ट्रीयता का जो प्रेम जग रहा था, वो सर सैयद अहमद ख़ान को अपने मन ही मन में ऐसा लग रहा था कि कहीं मुसलमान जो है वो अल्पसंख्यक हैं, और कहीं अल्पसंख्यक ही ना रह जाए, और कहीं ये हिंदू जो हैं वो ज़िंदगी भर इन मुसलमानों को अपने जो है पैरों तले, और उनकी जो समृद्धि है उसको समृद्धि को हमेशा के लिए कहीं समाप्त ना कर दे। कहीं ये जैसे 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसी तरह से कहीं हमारा वर्ग भी जो है वो बिल्कुल आगे प्रगति ना कर सके, कहीं पिछड़ ना जाए। उसी क्षेत्र को, उसी एक दूरदर्शिता को देखते हुए सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों के अंदर भी एक उत्साह भरा था, एक हौसला भरा था, और इसी हौसले को आगे बढ़ाने के लिए धीरे धीरे मुसलमानों में भी पाकिस्तान की डिमांड होने लगी थी। मुसलमानों में भी राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़कर हिस्सा लेना, मुसलमान भी अपने आप को जो है हिंदुओं के बराबर समझने लगे थे कि हमारा भी एक कौम होगा, हमारा भी एक मुल्क होगा। और आगे की राजनीति को अगर देखा जाएगा तो बच्चों, हम आगे की राजनीति को अगर देखते हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आपने सुना होगा, जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। सरोजनी नायडू ने ये कहा था, सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना के लिए कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना कोई ऐसे शख्स नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक कहलाते हैं। और वही मोहम्मद अली जिन्ना की धीरे परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, और अलग होकर उनका राजनीति से बिल्कुल एक राजनीति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या हिंदुओं से उनका पूरा का पूरा जो लगाव जो होता है, वो लगाव पूरा दूर हो जाता है। वो उनके दिमाग के अंदर, उनके मस्तिष्क में केवल एक ही छाया होती है, और वो होती है मुस्लिम कौम। और वो कहते हैं कि जिस प्रकार से वो कहते हैं कि मुस्लिमों का खान पान अलग है, मुस्लिमों का रहन सहन अलग है, और जैसे हिंदुओं का खान पान अलग है, मुस्लिमों का खान पान अलग है, हिंदुओं का रहन सहन अलग है, मुसलमानों को रहन सहन अलग है, और मुसलमानों की सामाजिक क्षेत्र अलग है, हिंदुओं का सामाजिक क्षेत्र अलग है। वो सब चीज़ों को अगर बच्चों हम देखा जाए
तो इसी सब चीज़ों को वो मुद्दा बनाएंगे और मुद्दा बनाकर वो पाकिस्तान का प्रस्ताव रखते हैं कि हमें अपना कौम चाहिए, हमें तो अपना पाकिस्तान चाहिए। और इस तरह सर सैयद अहमद ख़ान का एक अंग्रेज़ी माध्यम होता है, यहाँ पे एक पाश्चात्य शिक्षा वाला होता है। इस सर सैयद अहमद ख़ान का अगर हम देखा जाए तो एक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद ख़ान ने एक सोसाइटी की स्थापना की थी, और वो कौन सी सोसाइटी होती है? वो साइंटिफिक सोसाइटी होती है। ये कौन सी सोसाइटी है बच्चों? ये साइंटिफिक सोसाइटी है। अब हम यहाँ अगर हम बात करें तो सर सैयद अहमद ख़ान के सामाजिक विचार क्या थे, राजनीतिक विचार क्या थे? सर सैयद अहमद ख़ान समाज में फैली हुई सामाजिक कुरीतियों को, जाति प्रथा को, असमानता को, छुआछूत को, भेदभाव, इन सभी चीज़ों से वो को समाज से दूर करना चाहते थे। समाज आर्थिक क्षेत्र से ऊपर उठकर प्रगति करे, सामाजिक क्षेत्र से ऊपर उठकर प्रगति करे, ये उनके मन मस्तिष्क में और उनके दिलों में ये छाया हुआ था। अगर हम राजनीति की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था कि वो ये उनके दिमाग में ये था कि वो अपने आप को अल्पसंख्यक मान रहे थे, और वो कि बहुसंख्यक जो है वो अल्पसंख्यक पे क्या करेगी? शोषण करेगी, अत्याचार करेगी, उनका अपना एक कानून नहीं होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना, अगर हम सांप्रदायिकता में देखा जाए तो मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 के अंदर भारत के अंदर ढाका नामक स्थान पर सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में लीग की स्थापना करने वाले सबसे पहले कौन होते हैं बच्चों? यहाँ आगा खान होते हैं। ये कौन होते हैं? ये आगा खान है। आगा खान और सलीमुल्लाह खान का योगदान रहता है। सलीमुल्लाह खान, यहाँ आगा खान ये सचिव होते हैं इसके। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना करने का उद्देश्य क्या होता है? यहाँ भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना करने का उद्देश्य यह होता है कि भारत में जो मुसलमान जो है वो आर्थिक क्षेत्र में जो पिछड़ रहे हैं, वो सभी मुसलमानों को आर्थिक क्षेत्र से उनमें प्रगति की जाए, आर्थिक क्षेत्र में कुछ ऐसे कार्य किए जाए जिससे मुसलमानों का विकास हो सके और मुसलमान राजनीति में भाग ले सके और मुसलमानों के परिवार जो है वो आर्थिक रूप से समृद्धशाली हो सके। पहला कारण ये था। और दूसरा कारण क्या है? सभी मुसलमानों के हितों की रक्षा की जाए। जैसे कि ऐसा लग रहा था बच्चों, ये सर सैयद अहमद ख़ान के दिलो दिमाग में और मुसलमानों की जनता के दिमाग में ये एक प्रश्न एक छाया हुआ था। वो उनके दिमाग में ये छाया हुआ था कि मुस्लिम जो अल्पसंख्यक है और हिंदुस्तान में जो हिंदू महासभा है, जो हिंदू लोग हैं, वो मुसलमानों को भविष्य में अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई, हमने अपना पाकिस्तान का प्रस्ताव नहीं रखा, तो आने वाले समय के अंदर ये हम अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यक वो शोषण करेगा, वो हमारे ऊपर एक दबदबा बना रहेगा, हमारा समाज प्रगति नहीं कर पाएगा, हम आर्थिक क्षेत्र में ऊपर नहीं उठ पाएंगे, हम सामाजिक क्षेत्र में हम पीछे रह जाएंगे। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए, इन सभी मुद्दों पर और समाज की प्रगति करने के लिए, मुसलमानों का अलग एक पाकिस्तान बनाने के लिए, मुसलमानों के राजनीतिक क्षेत्र में सुधार करने के लिए एक मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कौन से स्थापना की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये भारत के पूर्वी क्षेत्र में ढाका नामक स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ 30 दिसंबर 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। दूसरे कारण को देखने के बाद बच्चों, यहाँ हम तीसरा कारण क्या रहेगा मुस्लिम लीग की स्थापना का? तीसरा कारण ये रहेगा कि ये जो सरकार में, कभी ब्रिटिश सरकार में ये भाग नहीं लेते थे, ये ब्रिटिश सरकार में भाग नहीं लेते थे, ब्रिटिश सरकार में ये जा नहीं रहे थे, काउंसलिंग में ये भाग नहीं ले रहे थे। और जब ये काउंसलिंग में भाग नहीं ले रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो
इन्होंने कांग्रेस की, अब ये ब्रिटिश सरकार की काउंसिल में भाग लेंगे, परिषद में ये भाग लेंगे, और परिषद में भाग लेकर ये कांग्रेस के जो मुद्दे होंगे, कांग्रेस के मुद्दों को और उनकी जो समस्याएं होंगे, उनकी जो डिमांड होगी, उन डिमांड को वो क्या करेंगे, अवरोध करेंगे। डिमांड को अवरोध किया जाएगा, उसमें वो बाधा रखेंगे, ताकि जो मुसलमान हैं वो, जो हिंदू जो हैं वो मुसलमानों की बात को माने, मुसलमानों को हिंदू लोग अल्पसंख्यक ना माने, और वो ये हिंदुओं को ये कहलाना चाहेंगे कि हमारा भी एक समाज है, हमारा भी एक कौम है, हमारा भी एक सामाजिक क्षेत्र है, हमारा भी एक राजनीतिक क्षेत्र है, हमारा भी एक आर्थिक क्षेत्र है, हम भी जो है वो भारत देश से जुड़े हुए हैं। वो इन सब चीज़ों का वो जो मुसलमान है वो हिंदुओं पर अपनी बात को रखेंगे, हिंदुओं पर इस बात को वो दर्शाना चाहेंगे। और इस तरह ये जो सांप्रदायिकता है वो हिंदुओं में जो मुसलमानों की जो दरार हो रही है, और मुसलमान जो है वो हिंदुओं को अपना नहीं समझ रहा और हिंदू मुसलमानों को अपना नहीं समझता, इनमें जो एकता, जो प्रारंभ काल में जो एकता थी और जो एकता के समर्थक मुस्लिम नेता थे, उन कई नेता लोग जो थे वो उनके विचार अलग हो गए थे, वो धीरे धीरे हिंदुओं से कटने लगे थे। तो इन सब के पीछे कारण क्या रहा था? इन सब के पीछे एक मूल कारण होता है, ये अंग्रेज मूल कारण थे। ये स्वयं ये अंग्रेज़ों की वजह से ही हिंदू जो था वो मुसलमानों से अलग हो गया था और मुसलमान हिंदुओं से अलग हो गए थे। ये मूल कारण अंग्रेज़ों की क्या नीति थी? भारत में अंग्रेज़ों की नीति होती है फूट डालो राज करो। क्या नीति होती है बच्चों? फूट डालो राज करो। यहाँ केवल अंग्रेज ये चाहते थे कि हमारा राज होगा और हम यहाँ पर राज करेंगे, और इसी वजह से हिंदू मुस्लिम एकता जो थी वो मुस्लिम सांप्रदायिकता में बदल गई थी। मुस्लिम सांप्रदायिकता की अगर हम बात करें तो मुस्लिम सांप्रदायिकता वाला पहला तत्व कौन सा होता है? पहला तत्व होता है माले मिंटो सुधार होता है 1909 ईस्वी का। यहाँ हम मुस्लिम सांप्रदायिकता का इतिहास देखा जा रहा है बच्चों। ये कौन सा इतिहास देखा जा रहा है? मुस्लिम सांप्रदायिकता में अगर पृष्ठभूमि के रूप में देखा जाए तो सर सैयद अहमद खान आएंगे, जिन्होंने भारत में अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। बाद में हमने देखा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि सांप्रदायिकता के जो तत्व हैं उसमें पहला तत्व क्या रहेगा? पहला तत्व आता है माले मिंटो अधिनियम आता है। यह अधिनियम 1909 में ये ब्रिटिश संसद में ये पारित होता है। अगर माले मिंटो अधिनियम से पहले अगर हम जाए तो भारत में जब सबसे पहले 1773 में एक एक्ट आया था, और ये कौन सा एक्ट था? ये रेगुलेटिंग एक्ट होता है। ये कौन सा एक्ट होता है बच्चों? ये रेगुलेटिंग एक्ट है। अगर हम आगे बढ़कर जाएं तो 1784 में ब्रिटिश संसद ने भारत पर नियंत्रण रखने के लिए और भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक एक्ट पारित किया था कि भारत में शासन को किस प्रकार से चलाना है और उसमें आपको क्या क्या कार्य करना है। वो रिपोर्ट लेकर, वो एक्ट लेकर 1784 में अंग्रेज होता है पिट्स, और वो पिट्स इंडिया एक्ट आया था। वो कौन सा एक्ट आया था? पिट्स इंडिया एक्ट आया था। भारत के लिए पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है? ये 1784 में आता है। अगर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़कर देखा जाए तो 1813 में एक एक्ट आता है, और ये 1813 का एक्ट क्या कहलाता है? ये 1813 का एक्ट ये एक चार्टर एक्ट कहलाता है, जो भारतीयों के सुधार के लिए आया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर लगाम लगाने के लिए आया था। अगर हम आगे बढ़कर देखा जाए तो 1833 का एक चार्टर एक्ट आया था, और 1833 के बाद अगर हम आगे बढ़कर देखा जाए तो 1757 के 100 ईयर्स
बाद यहाँ 1857 की एक क्रांति होती है। इसे 1857 का विद्रोह भी कहा जाता है। इस 1857 के विद्रोह ने भारत की राजनीतिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को, सारे सिस्टम को, सबको बदल के रख दिया था। और इस सारे सिस्टम में एक आमूलचूल परिवर्तन हो गया था। और आमूलचूल परिवर्तन के साथ ही यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया जो कंपनी जो थी, जो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1600 ईस्वी के अंदर भारत में इसकी स्थापना हुई थी। और 1857 में 1857 की क्रांति से ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थायी रूप से इसको समाप्त कर दिया था। और अब भारत का शासन कौन संभालेगा? अब भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया संभालेगी। कौन आएगा अब? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथों में भारत का शासन रहेगा। एक वायसराय आएगा, एक तो क्या होगा, वायसराय होगा। वायसराय के साथ कौन आएगा? सचिव आएगा। वायसराय की एक काउंसिल होगी, सचिव की एक काउंसिल होगी। भारत के मंत्रियों को अब शामिल किया जाएगा। अब यहाँ भारत के मंत्रियों की बात आती है तो यहाँ माले मिंटो अधिनियम 1909 के अंदर क्या हुआ था कि 1900 इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद के अंदर मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन करने का अधिकार दे दिया था। ये मुसलमानों के लिए क्या था? बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये हिंदुओं के साथ भेदभाव करने, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का, हिंदुओं का मुसलमानों के साथ लड़ाई झगड़ा, हिंदुओं का मुसलमानों से दूर करने का, हिंदू मुसलमान से नफ़रत करे और मुसलमान हिंदू से नफ़रत करे, या उनमें जो है एक दूसरे पर तलवार चलाने का, उनको एक दूसरे अपना हक जमाने का जो अधिकार मिल गया था, सांप्रदायिकता का जो सबसे बड़ा तत्व मिल गया था, वो माले मिंटो अधिनियम होता है। वो कौन सा अधिनियम होता है बच्चों? वो माले मिंटो अधिनियम होता है। ये 1909 में आया था। और इसी अधिनियम के आधार पर अब मुसलमानों को भी क्या होगा? पृथक निर्वाचन करने का अधिकार होगा। भारत में पृथक निर्वाचन करने का अधिकार का मतलब होता है वो अब अपनी सरकार बनाएंगे। वो क्या करेंगे? अब अपना गवर्नमेंट बनाएंगे। अब वो हिंदुओं अब अपने मंत्री भेजेंगे, उनका खुद का बहुमत होगा, उनकी खुद की सरकार होगी और उनका खुद का उत्तरदायी शासन होगा। वो अपने अनुसार अपने सदस्य मनोनीत करेंगे, अपने अनुसार जनमत के आधार पर वो अपने ही समाज में से किसी को निर्वाचित करेंगे, अपने ही समाज में से किसी को निर्वाचित करके भेजेंगे। अब मुसलमान भी पीछे नहीं रहेंगे। अब वो भी राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, वो भी आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। और इस तरह जो फूट डालो राज करो की नीति का माले मिंटो अधिनियम था वो 1919 में आया था। अगर हम सांप्रदायिकता के दूसरे तत्व को देखा जाए तो हिंदू महासभा की स्थापना हो गई थी। और सांप्रदायिकता का दूसरा तत्व देखा जाए तो हिंदू महासभा की स्थापना के बाद भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को खतरा उत्पन्न हो गया था। जिस तरह से मुसलमानों ने अपना एक मुस्लिम लीग बनाया था, उसी प्रकार हिंदुओं ने भी सारे हिंदुओं को एक हो जाने के लिए, एक संगठित हो जाने के लिए, एक होकर आवाज़ उठाने के लिए, एक होकर अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने के लिए, एक होकर जो विदेश में जो गतिविधियां चल रही है उन गतिविधियों को देखते हुए भारत में जो राष्ट्रीय प्रेम की लहर बह रही है, उसी से एक उत्पन्न हुआ हिंदुओं में भी। और वो एक सभा निकल कर आई थी और वो कोई छोटी बड़ी सभा नहीं थी, वो एक महासभा होती है। और ये महासभा किन लोगों की होती है? वो हिंदुओं की होती है और इसका नाम रखा जाता है हिंदू महासभा। इसी प्रकार मुस्लिमों में मुस्लिम नाम रखा जाता है। तो यहाँ एक भेदभाव का, एक सांप्रदायिकता का, एक जो है फूट डालो राज करो का जो एक तत्व होता है कि यहाँ हिंदू हैं, यहाँ मुसलमान हैं, इन दोनों में एक दूरियां जो बढ़ाने का जो सिलसिला शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है बच्चों। आगे अगर हम बात करें तो तीसरा तत्व आता है खिलाफत आंदोलन।
खिलाफत आंदोलन क्या था और वो असहयोग आंदोलन जो है उसमें खिलाफत आंदोलन शामिल हो जाता है। तो खिलाफत असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने 1920 में भारत में एक असहयोग आंदोलन चलाया था और असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एक बार फिर एक हुए थे, क्योंकि इस समय 1914 से लेकर 1918 तक भारत के अंदर और वर्ल्ड के अंदर जो गतिविधियां चल रही थी उसमें अगर हम देखा जाए तो यूरोप के इतिहास में प्रथम वर्ल्ड वार चल रहा था जो 1914 से शुरू हुआ था और 1918 तक चल रहा था। 1918 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद यूरोप का एक देश था, उस देश का क्या नाम होता है, टर्की होता है। उस देश का क्या नाम है बच्चों, टर्की। और यहाँ एक वर्साई की संधि की जाती है फ्रांस के राजमहल में। फ्रांस के राजमहल में जो वर्साई की संधि की धारा होती है उसमें टर्की के साथ जो संधि की गई थी उसमें टर्की के राज्यों को छिन भिन कर दिया था और यहाँ का जो खलीफा होता है उसका पद समाप्त कर दिया था। और जब खलीफा जो था वो पूरे विश्व में मुसलमानों का एकमात्र नेता कहलाता था और इसी का प्रभाव भारत में होता है और भारत के मुसलमान भी अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाते हैं और जो अंग्रेज़ों के जो पहले मुसलमान समर्थक होते हैं वो सारे अब उनके खिलाफ होते हैं। और इसी वजह से जो है वो मुसलमान अब हिंदुओं के नज़दीक आते हैं और वो महात्मा गांधी के पास में आके एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में वो शामिल होते हैं और वो ब्रिटेन अंग्रेज़ों के खिलाफ होने की वजह से वो खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू करते हैं। ये असहयोग आंदोलन जो है वो असहयोग आंदोलन के साथ ये खिलाफत आंदोलन भी शामिल हो जाता है। वजह यही रहती है बच्चों कि भारत में जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था वही असहयोग आंदोलन का खिलाफत आंदोलन में शामिल होने का कारण यही था। वो टर्की वाली समस्या होती है सांप्रदायिकता के इसी तत्व में बच्चों। ये सांप्रदायिकता के जो अनेक तत्व हैं उसमें आज हमने 3 तत्वों को देखा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।